तो आज के वीडियो में ना हमें जो है विवाह का विश्लेषण करना है। ठीक है, तो वीडियो में ना बस आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं ना आपको बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। तो विवाह का विश्लेषण। ठीक है, ये जो है हमें करना है अभी। और यहाँ पर अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जातक जो है वो अपना जो जन्म विवरण है उसको लेके आया है और वो पूछ रहा है कि मेरा विवाह कब होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा उसने। वैवाहिक जीवन कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं किए। सिर्फ एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा जातक ने कि मेरा विवाह कब होगा। तो हमें जो है इस चीज़ का बस जातक को है जो उत्तर दे देना है। ठीक है, तो जातक ने मेरे से पूछा है कि मेरा विवाह कब होगा। तो विवाह के लिए हमें पता है कि सातवां भाव हम देखेंगे और सातवां भाव जो है इसका कस्पल सबलॉर्ड मतलब कि उपनक्षत्र स्वामी जो है उस भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है हमें देखना है। तो जातक की कुंडली में ये जो है सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी ये राहु है। और जब इस कुंडली पे मैं काम कर रहा था तो मैंने उस समय के जो है LSRD देखे थे। तो जो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी था, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो जो मेरा क्या होगा, ये लग्न का जो है राशि स्वामी होगा, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी होगा, चंद्रमा का राशि स्वामी होगा और दिन का स्वामी होगा। तो जो लगन का स्वामी ग्रह है इसका रिलेशन था राहु से। मतलब कि ये मेरा पहले दर्जे पे आ गया, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई इसकी, है ना। और सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या था, राहु था। ये दोनों जो हैं ये आपस में सेम थे। इसका मतलब है कि जो कुंडली है ये सही है। मैं अब इसमें जो है आगे बढ़ सकता हूँ। इतनी चीज़ें जो है मतलब मुझे समझ में आ गई। अब मैं क्या देखूंगा कि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड जो है ये अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू 2, 7 और 11 जैसे नंबर्स जो है वो दिखाएगा। ठीक है, यदि ये टेनेंटेड है तो, या फिर सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है इनके नंबर्स अगर मैं मिला दूं तो ये जो है मुझे 2, 7, 11 जैसे नंबर देने चाहिए यदि ये मेरा अनटेनेंटेड है तो। यदि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड और उसके NL जो हैं ये 2, 7, 11 जैसे नंबर्स नहीं दे रहे हैं तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है और इसी प्लेनेट का जो मेरा सब लॉर्ड है, एटलीस्ट ये जो है मेरा ये 2, 7, 11 जैसे नंबर दे दे। ये लेट मैरिज की कंडीशन वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन इस केस में भी जो है वो विवाह की पुष्टि होती है ना। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में मेरा वीडियो ऑलरेडी है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, है ना। तो ये प्लैनेट इन ओन स्टार, ग्रह जो है वो अपने ही नक्षत्र में स्थित हो तब वो अनटेनेंटेड होता है। और स्टार जोन ऑफ प्लैनेट इज वैकेंट, खाली है, तब भी वो अनटेनेंटेड होता है। ये ओरिजिनल KP के नियम है दोस्तों। इसके बाद में एक और नियम जो रोज जो लोग लेके आए वो है म्यूचुअल एक्सचेंज
ऑफ NL, नक्षत्र लॉर्ड या फिर स्टार लॉर्ड, है ना, कि ए जो है, ए का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बी है और बी का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ए है। तो इस केस में भी हम जो है प्लैनेट्स को यूटी मानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी भी भाव से संबंधित जो है घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, जहाँ तक कि जब भी हम प्रश्न का उत्तर जो है वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से जो है वो बता दी। कुछ और चीज़ों के बारे में जो है अभी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में ना जो अगली चीज़ आती है समझते जाइएगा, है ना। टेनेंटेड अनटेनेंटेड वाली कंडीशन मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद में ना हमें उस कुंडली पर देखना होगा ग्रह कारक तत्व, ग्रह कारक तत्व, है ना। ग्रह के कारक तत्व है तो मतलब कि ग्रह के थ्रू, देखो समझने का तरीका, याद रखने का तरीका, ध्यान रखने का तरीका, ग्रह के थ्रू क्या निर्देशित किए जाएंगे, भाव। यदि भाव कारक तत्व होगा तो भाव के द्वारा ग्रह निर्देशित किए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं सूर्य की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा ये इस तरह से जो है 4 भागों में रहेगा, जिनको हम जनरली जो है वो A, B, C और D नाम दे देते हैं। A का मतलब होगा कि सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो किस भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को जरा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये हमारी कुंडली है, ठीक है, और जो मेरा सूर्य है इस कुंडली में, सूर्य जो है मेरा ये बुध के नक्षत्र में है, ठीक है। ये जो मेरी कुंडली है ये वृषभ लग्न की कुंडली है, 2, 3, फिर 4, चौथी राशि जो है ये रिपीट हुई है 2 बार, फिर 6, 7 और फिर ये 8, 9, 10 और फिर ये 10, फिर 12 और फिर ये 1। तो ये इस तरह से जो है ये कुंडली है और लगन में जो है वो केतु महाराज हैं, 7वें में जो है वो राहु है और सूर्य भी है केपी कुंडली में, मरकरी जो है वो 6वें भाव में है, जुपिटर है, मार्स है, फिर दूसरे भाव में जो है वो मून है और फिर वीनस और सैटर्न जो है वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए हम एक बार जरा देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के 9 जो है मेरे पास में ग्रह हैं। सूर्य जो है वो बुध के नक्षत्र में है, तो बुध जो है दोस्तों मेरा, बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, बुध मेरा 6वें भाव में जो है वो बैठा हुआ है। सूर्य खुद कहाँ पर बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है 7वें भाव पे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो सूर्य का नक्षत्र स्वामी ग्रह है बुध, वो किन भावों का स्वामी है, तो बुध जो होता है दोस्तों 3 नंबर और 6 नंबर की राशियां होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो 3 नंबर की राशि है ये मेरी दूसरे भाव में लिखी है और 6 नंबर की जो राशि है ये 5वें भाव में लिखी है। ये हो गया सूर्य किस भाव का जो है वो स्वामी है। तो सूर्य जो है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 5 नंबर की राशि गायब हो गई है तो सूर्य किसी भी भाव का स्वामी जो है वो नहीं है। ये बात हुई ग्रह कारक तत्व की, ऐसे हम निकालते हैं। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है भाव कारक तत्व, है ना। भाव कारक तत्व में क्या होता है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि भाव के थ्रू जो हैं वो ग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। भाव के द्वारा क्या प्रदर्शित किए जाएंगे दोस्तों, ग्रह प्रदर्शित जो है वो किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं 7वें भाव की बात करता हूँ तो फिर से मैं क्या करूँगा, ये इस तरह से इसे 4 पोर्शन में जो है वो लिख लूँगा नॉर्मली, है ना।
ये जो है मेरा ये L1 होगा, ये जो है मेरा L2 होगा, ये जो है मेरा L3 होगा, और ये जो है मेरा ये L4 होगा। सातवें भाव में L2 भाव में स्थित ग्रह, L1 भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। सातवें भाव के लिए L4 भाव स्वामी ग्रह और L3 भाव स्वामी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो सबसे पहले हम जो है भाव स्वामी ग्रह देखते हैं। यहाँ पर जो भाव स्वामी ग्रह है ये मंगल है, ठीक है। और इस कुंडली में क्या है दोस्तों, मंगल के नक्षत्र में जो है वो केतु स्थित है, ठीक है। फिर सातवें भाव में अगर हम देखेंगे तो राहु है और सूर्य है, ठीक है। अब राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वो हमें देखना पड़ेगा, और सूर्य के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र आ गया है। अब ये चीज़ें मतलब ना मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना, ये मतलब हमने बहुत अभ्यास किया है। 6 फोल्ड मेथड के टाइम पे मैंने जो है आपको ग्रह कारक तत्व की ये 4 फोल्ड और 6 फोल्ड मेथड भी जो है वो समझा दी थी, है ना। तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं। ये अभी जस्ट हमने कुछ चीज़ें समझी जो कि हमें ध्यान होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको 9 के 9 ग्रहों के ग्रह कारक तत्व, 12 के 12 भावों के भाव कारक तत्व निकाल के बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते आ रहे हैं, वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होंगी। मैंने बस एक बार एक क्विक रिवीजन करा दिया कि यार अपन को कम से कम ध्यान रहे चीज़ें, है ना। इस समय कम से कम ध्यान आ जाए। यदि मान लीजिए अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो है दोस्तों अब हम काम करना जो है वो शुरू करते हैं। तो जातक ने हमसे आके क्या प्रश्न किया था कि भैया बता दीजिए ये मेरी कुंडली है, विवाह कब होना है मेरा। तो हमने सबसे पहले कुंडली से मतलब डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है कुंडली बनाई और देखा कि प्रश्न भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो रूलिंग प्लैनेट में है या नहीं। तो वो रूलिंग प्लैनेट में मौजूद था, मतलब कुंडली जो है वो सही है। हम अब इस कुंडली पे जो है आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7th कस्पल सबलॉर्ड जो है ये राहु है, ठीक है। इस कुंडली में राहु जो है दोस्तों ये टेनेंटेड है, और हालांकि राहु केतु के नियम जो हैं वो बहुत ही अलग तरह से होते हैं केपी में। और राहु जो है दोस्तों ये मरकरी के नक्षत्र में स्थित है, और मरकरी के नक्षत्र के साथ जो है ये जुपिटर के उपनक्षत्र में भी स्थित है। तो अभी तो सबसे पहले हम जो है एक बार मरकरी को ही जरा चेक कर लें, है ना। तो अगर हम बुध को देखेंगे तो बुध जो है दोस्तों मेरा वो क्या है, मरकरी को अगर मैं चेक करूं तो मरकरी जो है इस कुंडली में, मरकरी मेरा जो है वो 6वें भाव में बैठा हुआ है, और इसके साथ में जो है मेरा वो मरकरी जो है वो तीसरे और 6वें भाव का जो है वो स्वामी होता है। तीसरा भाव जो है वो तीसरी राशि जो है वो दूसरे भाव में है, और इसके अलावा जो 6वीं राशि है वो जो है वो 5वें भाव में है। तो इस तरह से जो है हम जो चीज़ों को जो है देख सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से जो है थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो ये क्या पूरा अभ्यास करके आया था। तो ये है दोस्तों कुंडली, है ना, ये कुंडली है। मरकरी जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे से, तो जो मरकरी है वो 6वें भाव में बैठा है, उसकी जो तीसरी राशि है ये दूसरे भाव में है, और 6वीं राशि जो है ये 5वें भाव में है। तो यहाँ पर मरकरी जो है चूंकि वो दूसरा भाव बता रहा है, मतलब 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो एडिशन इन फैमिली, दूसरा भाव मतलब कि एडिशन इन फैमिली, कुटुंब में एक व्यक्ति का जुड़ना, वो उसको बता रहा है। तो इसलिए जो है हम ये तो बोल सकते हैं जातक से कि भैया आपकी जो कुंडली है इसमें प्रॉमिस ऑफ मैरिज, प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो है।
ठीक है, जातक ने अभी कुछ और नहीं पूछा, छठवें भाव के अकॉर्डिंग अभी हमें नहीं बताना है, पांचवें भाव के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, क्योंकि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड राहु है जो कि अनकन्वेंशनल कुछ अलग तरह की मैरिज के बारे में इशारा भी करता है। ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि प्रश्न क्या है कि मेरा विवाह कब होगा। जातक ने बस इतनी चीज़ पूछी है। हमने देखा कि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू दूसरा भाव बता दिया है, मतलब कि एडिशन इन फैमिली जो है वो उसने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है। क्या बता दिया उसने? उसने बता दिया एडिशन इन फैमिली। 6th हाउस भी है तो ये डिवोर्स की तरफ भी जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम मतलब जो है इसको बोल सकते हैं ना। अब वो ऐसे एक कुंडली से डिसाइड नहीं होता कि लड़के की कुंडली में है ना। हो सकता है डिवोर्स का आपको प्रॉमिस दिख रहा हो, लेकिन शादी के बाद अगले 30-40 साल तक डिवोर्स को मतलब प्रबलता से शो करने वाली दशा ही ना आए। तो ऐसा नहीं करना है कि सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड 6th हाउस बताया तो आंख बंद करके बोल दिया कि डिवोर्स हो जाएगा। तुम्हारा दशा भी देखनी है ना, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि प्रॉमिस है या नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा? वो दशा में होगा। दशा जब आएगी तब चीज़ें होंगी ना। अब अगर आप देखें तो मैरिज का प्रॉमिस भी तो है जातक को, लेकिन जो शादी है ना वो मतलब 32वें 33वें साल में हो रही है, डिले हो रही है ना। तो तुरंत तो हो नहीं गई शादी पैदा होते साथ ही, है ना। तो हालांकि वो तर्कसंगत भी नहीं है ऐसा कहना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो प्रॉमिस था, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब हुआ जब दशा आई, सही है ना। तो ऐसे ही यदि प्रॉमिस है, मान लो अगर अपन को ऐसा 6th हाउस दिख रहा है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या कुछ और, तो वो जब दशा आएगी तब होगा। यदि दशा नहीं आएगी, वैसी गोचर सपोर्ट नहीं करेगा, तो नहीं होने वाला। कोई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो ये सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड के थ्रू जो है हमें प्रॉमिस ऑफ मैरिज जो है वो मिल गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम दशा देखते हैं अभी, है ना। और दशा के साथ में हम और भी हमें क्या है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ना मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अभी बता देता हूँ। तो ये कुंडली है उसी जातक की, ये मैं पहले से मैंने अभ्यास करके जो है रखा था। ऊपर जो है ये लगन कुंडली है, नीचे केपी कुंडली है। देखिए 2 राशियाँ रिपीट हो रही है, ये केपी कुंडली, ये लगन कुंडली। पहले भाव से लेके 12वें भाव तक के राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, L1 L2 L3 और L4 सिग्निफिकेटर्स। फिर ये सूर्य से लेके केतु तक राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप उप नक्षत्र स्वामी, ये सभी मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर वीनस और केतु जो हैं वो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से जो है लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है दोस्तों, ये तो मैंने भाव कारक तत्व का आपको बता दिया, ये जो है मेरे ये ग्रह कारक तत्व भी हैं। ठीक है, अब अभी जो है दोस्तों, अभी है ना, जातक की कुंडली में क्या चल रहा है अभी जो है वो 030815 से लेके 0308 और फिर ये जो है 34 तक जो है ये शनि की दशा है। और दशा की जगह अपन बहुत स्पेसिफिकली लिख देते हैं शनि की महादशा है, 19 साल की जो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि जो है वो सबसे प्रबलता से दूसरे भाव के हमको फल देगा, सबसे प्रबलता से, है ना। मतलब वो मैरिज के लिए कम से कम एक पॉजिटिव नंबर तो हमको बता रहा है, 2, 9, 3, 4, 9 और 10। तो इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर भी हमको जो है नहीं दिख रहा है ना। केपी का नियम है कि महादशा स्वामी जो है वो उस घटना को लेकर या तो फेवरेबल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, लेकिन वो डिनाई नहीं करना चाहिए उस घटना को लेके, है ना। मतलब मैरिज के लिए या तो अभी वो फेवरेबल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, लेकिन डिनाई नहीं करना चाहिए। और जो मेरा महादशा स्वामी है, इसका सब लॉर्ड भी हम चेक करेंगे कि वो भी उस घटना के लिए जो है वो फेवरेबल होना जरूरी है। फेवरेबल न्यूट्रल होना जरूरी है, कम से कम जो है वो डिनाई ना करे उस घटना को लेके। ये जो है मेरा नियम जो है ना। तो इस तरह से जो है अब हमने दशा स्वामी को जो है हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि किस अंतर दशा में जो है जातक का विवाह हो सकता है। अगली चीज क्या है, अब हमें ये जो है देखनी है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सातवें भाव के सबसे प्रबल कार्येश कौन से। सातवें भाव के सबसे प्रबल कार्येश हैं चंद्रमा, शुक्र, ये सबसे ज़्यादा प्रबल है। इसके बाद में फिर सूर्य है, फिर राहु है, फिर इसके बाद में केतु है, फिर इसके बाद में जो है वो मंगल है। ठीक है। और जातक की क्या है, शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा चल रही है, तो शनि में सबसे पहले शनि की अंतर्दशा आई होगी, फिर इसके बाद में बुध की आई होगी, फिर इसके बाद में केतु की आई होगी, फिर इसके बाद में शुक्र की आई होगी, है ना। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा, फिर केतु, शुक्र, फिर इसके बाद में सूर्य की आएगी, फिर इसके बाद में चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर गुरु की आएगी। इस तरह से जो है ये अंतर्दशाएं आएंगी शनि की महादशा में। ठीक है। और वर्तमान में जो है दोस्तों, अगर जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर जातक की जो अंतर्दशा चल रही है, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। तो ये जो अंतर्दशा है दोस्तों, ये 25 मई और फिर ये 2000 जो है 22 से लेके जो है ये 25 जुलाई 2025 तक। ठीक है। ये क्या है दोस्तों, वीनस की अंतर्दशा जो है जातक की चल रही है। वीनस की क्या चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। इतना अभी आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो सातवें भाव के प्रबलतम कार्येश ग्रहों में से चंद्रमा है और वीनस है। चंद्रमा तो अभी ऐसा इसमें आया नहीं है ना, चंद्रमा आगे आएगा यहाँ पे, लेकिन अभी चूंकि शुक्र है और शुक्र जो है वो प्रबलतम कार्येश है, तो ये नियम होता है कि जो अंतर्दशा स्वामी होना चाहिए वो उस घटना के मुख्य भाव का, घटना से संबंधित मुख्य भाव का जो है वो एक प्रबल कार्येश होना जरूरी है। तो इसलिए जो है हम जातक को ये बोल सकते हैं कि भैया वीनस की अंतर्दशा में तुम्हारी शादी तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीनस की अंतर्दशा में जो है आपकी शादी जो है वो हो जाएगी। और अभी जब जातक हमारे पास में आया है इस टाइम पर अगर हम प्रत्यंतर दशा की थोड़ी सी बात कर लें, तो प्रत्यंतर दशा दोस्तों जो चल रही है अभी वो हमारी चल रही है, एक तो 03012024 से लेकर, यहाँ से लेके, और जो है हमारी 05062024 तक ये जो मेरी प्रत्यंतर दशा चल रही है ये जुपिटर की चल रही है। और फिर 05062024 से लेकर जो अगली जो मतलब मेरी जो दशा चल रही है वो चल रही है 05 और फिर 12 और फिर 2024 तक। और ये जो मेरी अभी प्रत्यंतर दशा चल रही है ये शनि की मतलब कि सैटर्न की चल रही है। ठीक है। तो ये जुपिटर की होगी इस टाइम पे अभी जब जातक आया है, और इसके बाद में जो है फिर ये सैटर्न की चलेगी। तो दोनों का भी जो है अभी हमें थोड़ा सा एनालिसिस जो है करके देखना है ना। शनि की महादशा और उसमें शुक्र की जो है वो अंतर्दशा अभी चल रही है ना। ये चीज़ें जो है अभी हमने देख ली। इसके बाद में जो है अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि जो अंतर्दशा स्वामी है वो एक प्रबल कार्येश है अभी, तो वो घटना जो है वो हो सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा आपको जो है बताता हूँ कि जो मेरा अंतर्दशा स्वामी है ये क्या है, वीनस है। ये क्या है दोस्तों, इस समय वीनस है। और वीनस की जो अंतर्दशा चल रही है वो 25 मई 2022 से लेके, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, से लेके 25 जुलाई 2025 तक जो है ये चलेगी। अब ये इतना चलेगी। ठीक है। इस दौरान देखो ये तो सपोर्ट कर रही है मेरी पूरी की पूरी जो मेरी अंतर्दशा है, ये सपोर्ट कर रही है मैरिज को। सातवें भाव की ये प्रबलतम कार्येश है। तो भैया शादी 2024 के लिए मतलब अभी जब जातक आया है मेरे पास तो 2022 निकल चुका है, 23 निकल चुका है, इस समय शादी क्यों नहीं हुई, हमें ये भी तो थोड़ा सा जरा देखना पड़ेगा ना। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है कि इस दौरान जो जुपिटर ग्रह है, जो जुपिटर है इसका
ट्रांजिट किन राशियों में चल रहा था और उस राशि का जो स्वामी है वो क्या बोल रहा था। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि 22 और फिर ये अप्रैल 2023 से लेके जो है ये 1 मई 2024 तक जो है ये मेष राशि में ट्रांजिट था। मेष राशि जो है इसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल होता है। फिर इसके बाद में जो है अगर हम देखें तो 1 मई को ही किसी पर्टिकुलर समय पे जो है ये ट्रांजिट चेंज हुआ 1 मई 2024 से लेके और ये लगभग जो है ये 14 मई 2025 तक जो है ये जो है मेरा ये वृषभ राशि में रहने वाला है ट्रांजिट। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मंगल को देखें तो क्या 7th हाउस जो है यहाँ पर मार्स का कनेक्शन, मार्स जो है दोस्तों वो सबसे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जो निचले दर्जे का कार्येश है वो है ना। ठीक है, तो इसलिए जो है मार्स ने मतलब कि नहीं की मैरिज की तरफ जो है वो आगे नहीं लेके गया मार्स। ठीक है, और मतलब और भी हम डिटेलिंग में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पर मार्स को लेकर, है ना। लेकिन मार्स चूंकि मतलब एक बहुत रेयर दर्जे का कार्येश है और अगर हम मार्स को भी अगर हम स्टडी करें इस कुंडली के हिसाब से तो जो मार्स है मेरा ये पहली चीज़ तो ये टेनेंटेड है और मंगल जो है ये जुपिटर के नक्षत्र में है। और अगर हम यहाँ से देखें तो मंगल जो है ये मेरा जो है इस कुंडली में ये तीसरे भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव का स्वामी है और उसके अलावा जो है ये 7वें भाव का जो है वो स्वामी है, ये है ना। लेकिन मार्स अपने परिणाम जो है वो जुपिटर के थ्रू देगा। जुपिटर को अगर मैं देखूं तो जुपिटर यहाँ पर 5वें भाव में बैठा हुआ है और 8वें भाव का स्वामी है और जो है इसके अलावा वो 11वें भाव का जो है वो स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मार्स देखा और इसके बाद में जो है ना दोस्तों अब मैं एक बार वीनस को भी थोड़ा सा जो है वो देख लेता हूँ। तो शुक्र जो है इस कुंडली में ये पहली चीज़ तो क्या है कि ये अनटेनेंटेड है। शुक्र जो है मेरा ये अनटेनेंटेड है और शुक्र जो है मेरा ये सूर्य के नक्षत्र में स्थित है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से अभी हमें जो है समझना है। तो शुक्र जो है मेरा वो अनटेनेंटेड है और शुक्र जो है वो खुद 9वें भाव में जो है वो बैठा हुआ है और इसके अलावा फिर जो राशियां हैं वो एक पहले भाव का स्वामी है और फिर जो है वो 6वें भाव का जो है वो स्वामी है और सूर्य जो है दोस्तों मेरा ये 7वें भाव में जो है वो बैठा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है, शुक्र का नक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो बहुत प्रबलता से क्या कर रहा है, वो हमें 7वें भाव के परिणाम जो है वो दे रहा है ना। हालांकि यहाँ पर अभी हम सब लॉर्ड को भी इंक्लूड करके क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वो जब महादशा जब चालू हो गई थी है ना, तो उस टाइम पे जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से हमने देखा। इसके पहले की अगर हम बात करें तो मंगल के पहले जो है वो 12 नंबर की राशि में होगा जुपिटर। और जुपिटर जो है 12 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो जुपिटर खुद ही होता है। मतलब इस समय के पहले 1 साल जो है 12 नंबर की राशि होगी, यहाँ पर जुपिटर होगा और जुपिटर जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, टेनेंटेड है। और चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा दूसरा भाव बता रहा है और तीसरा और चौथा भाव बता रहा है इस कुंडली में, है ना। तो वो 7th हाउस को इतना एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें ये समझ में आया कि जातक की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई थी जबकि शुक्र जो है वो एक प्रबलतम कार्येश था मैरिज के लिए, है ना। ये चीज़ जो है अभी जो है हमने देख ली। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए ये जो वृषभ राशि जो है वो चालू होगी। तो जुपिटर जो है वो वृषभ राशि में कब से कब तक रहने वाला है, 1 मई 2024 से लेके 1 मई 2024 से लेके जो है ये 14 और मई और 2025 तक जो है वो रहेगा। ठीक है, अब जब हम दूसरे नंबर की राशि की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि इसमें शुरू में 0 से लेके 10 डिग्री तक जो है
वो सूर्य का नक्षत्र होता है। और इसके बाद में जो है दोस्तों वो 10 डिग्री से लेके जो है वो 23 डिग्री और फिर जो है 20 मिनट तक जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो फिर ये जो मेरा 23 डिग्री 20 मिनट से लेके जो मेरा 30 डिग्री तक है, यहाँ पर जो है ये राहु का नक्षत्र जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जुपिटर का ट्रांजिट शुरू होगा और 13 जून तक जो है जुपिटर इस ट्रांजिट में रहेगा। इसके बाद में फिर ये जो सूर्य को नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र में जो है ये 21 अगस्त तक रहेगा। सन 2024 की अभी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद में ये जो रिमेनिंग है, चूंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो रेट्रो भी होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी है ना, तो इसके बाद में जो है फिर ये 14 और फिर 5 और फिर 2025 तक जो है ये यहाँ पे रहेगा। ये 2024 है और फिर ये जो है ये 2000 क्या है 24 है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य को, अगर हम देखें तो सूर्य क्या मतलब मुझे 7वें भाव के प्रबलता से परिणाम देता हुआ दिख रहा है? नहीं, है ना। क्या सूर्य मुझे दूसरे भाव का ऐसा कोई प्रबल कार्येश नहीं, L3 है। और 11वें भाव का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो मार्स और जुपिटर है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह चंद्रमा को देखूं तो चंद्रमा जो है दोस्तों मेरा 7वें भाव का बहुत प्रबल कार्येश है। मतलब कि मुझे जातक को ये चीज़ बतानी है कि इस अंतरदशा में जुपिटर के शुक्र राशि में ट्रांजिट के दौरान जो है वो 13 जून 2024 से जो है और फिर ये जो है मेरा 21 अगस्त 2024 के बीच में जो है ये घटना जो है हो जाएगी, विवाह जो है आपका हो जाएगा, है ना। फिर इस दौरान अगर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर फिर से समझिएगा, है ना, ये जो मैंने टाइम दिया जुपिटर के थ्रू मुझे क्या पता चला, जुपिटर की मैंने राशि ली, उससे मुझे साल के बारे में पता चला। और फिर जो है जुपिटर का जो है मैंने नक्षत्र लिया कि जुपिटर किस नक्षत्र में रहेगा। इससे मुझे जो है वो 4-5 महीने का समय जो है वो जनरली जो है मुझे मिल जाता है ना। तो इस तरह से जो है दोस्तों अब जो है अब हम आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब नक्षत्र में जब अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जुपिटर को, तो इसके बाद में अब ये जो है 13 जून 2024 से 21 अगस्त 2024 के बीच में यहाँ पर क्या होगा कि 15 जून से लेके जो है वो 16 जुलाई तक जो मेरा सन है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर सन का ट्रांजिट देखना है, क्योंकि मुझे महीना जो है वो एक अप्रॉक्सीमेटली बताना होगा। तो यहाँ पर सन जो है ये तीसरी राशि में रहेगा। इसके बाद में जो है दोस्तों ये 17 तारीख से या 16 ही हम ले सकते हैं, 17 तारीख से जो है ये जो है 16/8 तक जो है ये जो है मेरा ये 4 नंबर की राशि में रहेगा। और इसके बाद में क्या है दोस्तों कि जो मेरा 16/8 से अगर मैं लूँ या 17/8 से लूँ तो मुझे तो 21/8 तक का ही देखना है ना। तो इस टाइम पे जो है ये 5वीं नंबर की राशि में जो है ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है जुलाई के महीने में वो तारा डूबने वाली जो घटना है वो हो जाती है ना। तो उसके बाद में जो है देव उठनी 11 तक जो है वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक जो हम बहुत सही समय लेके चलें तो वो जो है हमारा 15 जून से लेके 16 जुलाई के बीच का जो समय है। और इस टाइम पे ये जो है ये मरकरी की राशि में रहेगा। 30 नंबर जो राशि है ये मरकरी की, 3 नंबर की जो राशि है ये मरकरी की मतलब कि बुध की होती है। बुध को दोस्तों अगर हम देखें तो मरकरी जो है मेरा, मरकरी ये पहली चीज़ तो ये कि ये टेनेंटेड है और ये जो है मेरा ये सैटर्न के नक्षत्र में है ना। तो सैटर्न के नक्षत्र में ये जो है तो हम इसके नंबर्स लेके भी जो है चीज़ों को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो जातक जब आपके पास में आया है तो आपको शुरू में जो है अभ्यास के दौरान जो है दिन निकाल के देने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसे सीधे ये बता सकते हैं कि भैया जो आपका विवाह है ये 13 जून 2024 से जो है और उसके बाद में जो है 21 अगस्त 2024 के बीच में जो है आपका विवाह होने के योग अभी जो है हमें समझ में आ रहे हैं, है ना। इस दौरान और भी बहुत चीज़ों को देखा जाता है दोस्तों, लेकिन अभी चूंकि अभी ये पहला वीडियो है आज हमारा प्रेडिक्शन को लेके, है ना, तो अभी
उतने डिटेल में चीज़ों को कवर ना करके मैंने एकदम बेसिक तरीके से जो है आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि कम से कम जब कोई कुंडली आए तो हमें ध्यान तो हो कि हमें किन किन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके जो है, और फिर जातक को हमें एक समय बता देना है कि भैया इस समय से इस समय के बीच में जो है ये जो घटना है ये घटित हो सकती है ना। तो ये हमने पूरा का पूरा देखा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि तीन, मैंने जो आपको बताया था कि 3 जनवरी 2024 से 5 जून 2024 तक जो है ये जुपिटर की अंतर्दशा जो है, जुपिटर की प्रत्यंतर दशा चलेगी। और उसके बाद में जो है वो 5 जून 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक जो है वो सैटर्न की जो है वो प्रत्यंतर दशा चलनी है। तो ये भी हम जो है सैटर्न और जुपिटर में से भी अगर हम चेक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल प्लेनेट है, तो वो जो है हमें सैटर्न ही मिलेगा यहाँ पर, है ना, जुपिटर की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जातक को एक समय बता सकते हैं कि भैया आपका विवाह जो है, अभी जब आप कुंडली लेके आए हो इस हिसाब से हमें जो एक बहुत फेवरेबल टाइम मिल रहा है वो 13 जून 2024 से 21 अगस्त 2024 के बीच का जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा केपी के हिसाब से देखें, है ना, क्योंकि केपी भी हम पढ़ते हैं, है ना। केपी की रूल बुक कहती है कि क्या होता है कि केपी कुंडली के अनुसार जब हम देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज होती है कि 7वें भाव में राहु है और सूर्य भी है ना। सूर्य यदि खुद की राशि में हो, मतलब कि जो है यदि वो सिंह राशि में हो या फिर मेष राशि में हो तो वहाँ पर ठीक है फिर भी, लेकिन सूर्य का 7वें भाव में होना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सही नहीं होता। इसके अलावा चूंकि राहु जो है वो 7वें भाव में है और जातक की शादी जो है वो 24 साल के बाद में हो रही है, तो हम यहाँ पर जातक को जो है वो बोल सकते हैं कि आपको चांदी की जो ग्लास है उसमें पानी भर के और चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के जो है वो रखना है अपने साथ अपने घर में, मंदिर में, है ना। मंदिर में या फिर मतलब आप अपने कमरे में रख सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो 7वें भाव के राहु में लोहे का जो टीन का डिब्बा लेके उसमें जो है वो बरसात का पानी भर के, है ना, और फिर 4 जो है चांदी के चौरस टुकड़े डालकर डब्बे के ढक्कन को लगाकर उसमें कलई का टाँका लगाकर जो है घर पर रख ले। और जब वो पानी सूख जाए तो फिर से टाँका खोलकर वो पानी फिर से भरे और फिर से जो है वो ढक्कन लगा के कलाई का टाँका लगा के रख दे। ये जो है वो जीवन भर करता रहे, तो इससे जो है चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहेंगी, है ना। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है कि शुक्र भी 9वें भाव में है, ये भी थोड़ी सी जो है समस्या दे देता है कभी भी, मंगल बद की ये कंडीशन होती है। हालांकि अगर हम इस कुंडली को और अच्छे से अभ्यास करेंगे और अच्छे से चीज़ें देखेंगे तो हमें और भी कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों मिलेंगे मैरिज को लेके। लेकिन यहाँ पर ये अपने समझने के हिसाब से हमने बताया। जातक का तो सिर्फ प्रश्न था कि विवाह कब होगा, तो वो जब हमने ये एक डेट फाइनल करके बताई कि इतने से इतने के बीच में हो जाएगा, तभी उस प्रश्न का जो है उत्तर हमने दे दिया। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर बता दी। और भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, सब्सीक्वेंट वीडियोस में मैं बताऊंगा, है ना। कुछ चीज़ें छूटी हैं तो ये मत सोचना कि ये मैंने क्यों नहीं बताया, लेकिन अभी ये पहला वीडियो है ना प्रेडिक्शन पे। आगे हम प्रेडिक्शन के बारे में बहुत बात करने वाले हैं, है ना। समय समय पे हम डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स देखेंगे किस तरह से हम प्रेडिक्शन को करते हैं, जातक के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ही हम समाप्त करते हैं दोस्तों।